चलिए बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हमारी कोशिश यही होती है कि हर किसी को आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाया जाए, भले ही वो मिलेनियल्स की बात हो, जेंजीज की बात हो या सीनियर सिटीजन्स की बात हो। हर तरह की उम्र के शख्स के लिए एक आर्थिक सलाहकार होना ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, उनके लिए एक निवेश पोर्टफोलियो भी उनके पास होना ज़रूरी होता है जिसके ज़रिए वो अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं। लेकिन आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज हम सिंगल मदर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि भविष्य की ज़रूरतों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आसान नहीं होती है। सिंगल मदर्स के लिए चुनौती और भी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें अकेले जूझना पड़ता है। कई तरह की चुनौतियों के बीच उन्हें खुद को भी संभालना होता है, अपने बच्चों को भी संभालना होता है। ऐसे में फाइनेंस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। आज के शो में हम इसी पे बात करेंगे और सिंगल मदर कैसे करे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे रखें अपनी वित्तीय सेहत का ख्याल, ये हमारा आज का फोकस होगा। शिल्पा भास्कर गोले, फाउंडर नर्डी बर्ड फाइनेंशियल वेलनेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा, इस बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत है। और एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर खुलकर कभी बात होती नहीं है, ख़ासतौर से सिंगल मदर्स की अगर हम बात करें तो अकेले इस तरह का सफ़र तय करना वैसे भी आसान नहीं है। और उसमें इस सफ़र में अगर आपको अपनी आर्थिक ज़िंदगी भी संभालनी है, जहाँ पर आपको खुद का भी ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, तो कठिनाइयाँ और चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। सिंगल मदर्स को किन किन बातों का पहले तो ख्याल रख लेना होगा? मान लीजिए कोई अभी हाल ही में ही पूरी जिम्मेदारी अगर उनके ऊपर आई है, अगर वो हाल ही में ही सिंगल मदर बनी है, तो किस तरह से पहले तो इस बात का संज्ञान लें, पहले तो अपने आप को इतना मजबूत करें इमोशनली कि आपको अब अकेले इस सफ़र में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन जितना आप आत्मनिर्भर रहें अपने पैसों को लेकर, शिल्पा, उतना बेहतर है हमेशा हर किसी के लिए। बिल्कुल, कविता, ये आपने बहुत ही ज़रूरी टॉपिक उठाया है और इसके लिए आपको धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद कि आप महिलाओं को ये माध्यम दे रहे हैं जिनसे वो सीख सकती हैं और अपनी फाइनेंस मिनिस्टर्स बन सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए। अब आते हैं आपके टॉपिक पे कि सिंगल मदर्स इस फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी को कैसे कैसे मैनेज कर सकती हैं। तो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है पहले समझना कि किस कारण से वो सिंगल मदर बनी और ये कारण हमें बता सकता है कि इनके लिए किस टाइप का फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाए। तो पहला अगर कारण अगर हम देखें वो हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया हो, तो उनका जीवन साथी के देहांत की वजह से वो सिंगल मदर बनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेशन या तलाक की वजह से वो सिंगल मदर बनी है। तो ये 2 अनप्लान्ड रीज़न्स हो सकती हैं और एक और अनप्लान्ड रीज़न हो सकता है कि विवाहेतर संबंध की वजह से वो सिंगल मदर बनी है। तो ये 3 बहुत ही अनप्लान्ड रीज़न्स होते हैं और ऐसा प्लान्ड इंटेंशनल चॉइस भी हो सकता है जहाँ आपने अडॉप्शन, आपने गोद लिया हो बच्चे को या आईवीएफ या सरोगेसी के थ्रू जन्म दिया हो। यहाँ पे हम सोच के चल सकते हैं कि आपने अपनी थोड़ी-सी फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी। तो अगर हम अनप्लान्ड कारणों पे आते हैं तो पहला हमारा कारण है कि अगर आपके जीवन साथी का देहांत हो और उस वजह से आप इस स्थिति में आए हैं, तो इसका आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कविता कि एक बहुत ही बड़ा सिचुएशन आता है जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम अमाउंट है, इनके खाते में आ जाता है, लेडी सिंगल मदर्स के खाते में और उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आगे हम इन पैसों का क्या करें? और ऐसी स्थिति में होता है कि परिवार वाले उनको बताते हैं कि आप ऐसा करो या वैसा करो और फिर उनके दोस्तों भी को से भी उनको सलाह मिलती है और फिर प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो भी उनको अलग-अलग सलाह देते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर हो या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या जो भी प्रोडक्ट के सेलर्स हो और वो बिल्कुल उनके हित के लिए ही बोल रहे होंगे, फिर भी हो सकता है कि इन सारे सलाहों को सुन के महिला पूरा कन्फ्यूज़ हो जाए कि क्या करना है इस सिचुएशन में। तो ये एक प्रॉब्लम हमने देखा है हमारे काम में और ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जीवन साथी के देहांत के बाद आपका सिचुएशन है कि आपके पास बिल्कुल सेविंग्स ही नहीं है या आपके जो पति हैं वो कुछ डेट छोड़ गए हों या लोन्स छोड़ गए हों। तो ऐसे सिचुएशंस हमने देखे हैं कविता। और दूसरा जो अनप्लान्ड रीज़न है वो है आपका तलाक या सेपरेशन और इसमें भी अलग-अलग फाइनेंशियल स्थिति आ सकती है जहाँ आपने अपने जो आपके एक्स पार्टनर थे उनके साथ आपने नेगोशिएट किया हो एक एलिमनी या मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये जो इनकम आपकी आ सकती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती। आप क्या-क्या कॉस्ट दोनों सेपरेट करके प्लान कर रहे हो, उसका भी कोई क्लियर गारंटी नहीं रहता।
तो इस केस में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये जो सेपरेशन में या तलाक में जो एलिमनी या मेंटेनेंस की बात होती है, उस पे निर्भर मत रहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कीजिए कि इस सोर्स के अलावा, इस इनकम के अलावा और मैं अपने लिए क्या इनकम सोर्सेज़ क्रिएट कर सकती हूँ, जिससे मैं आत्मनिर्भर रहूँ। हुँ, बिल्कुल। तो शिल्पा, आपने कई अहम पहलुओं पर जो है बात की अपने इस जवाब में। तो किस तरह से अब आपको आगे अपनी आर्थिक ज़िंदगी को बढ़ाना चाहिए? इससे पहले जो फ़िलहाल आपके हाथ में अभी पैसे आए हैं, भले ही वो एलिमनी के तौर पर आए हैं या जीवन बीमा के तौर पर आए हैं, इनको सही जगह पर निवेश करना मेरे ख़्याल से ये एक सबसे अहम फ़ैसला होगा। और जैसा कि आपने सही कहा कि जो भी आप आकर आपको सलाह दे रहा होगा, उसकी सलाह आपको नहीं माननी है। लेकिन शिल्पा, किसी की तो सलाह माननी पड़ेगी, है ना? कोई तो ऐसा एक शख्स बिल्कुल, होगा ना जिसके पास जाकर आप वो भरोसा रखेंगे कि अच्छा, अब इस पैसे का हम क्या करें? इस पैसे को हम कैसे सही जगह लगाएँ ताकि ये हमारे और हमारे बच्चों के काम आए? तो वो शख्स कैसा होना चाहिए? आर्थिक सलाहकार के रूप में होना चाहिए? कहाँ जाके आर्थिक सलाहकार पर आप जाके भरोसा करें, उनसे बात करें? क्योंकि क्योंकि शिल्पा, ये महिलाओं की बात हो रही है और ज़रूरी नहीं है कि हर महिला संज्ञान रखती हो अपनी आर्थिक ज़िंदगी का, उनको पता हो किस तरह से उनके अगर 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 ऐसा सिनेरियो है कि अगर उनके पति जीवित नहीं हैं, तो उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने जी, अपने लिए क्या फाइनेंशियल गोल सेट किए होंगे, हो सकता है उनकी जानकारी उनके पास ना हो। महिलाओं में अगर वो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पैसों को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अकेले कर पाएंगी, तो ऐसी सूरत में किसी पर भरोसा करना, ऐसे ही भरोसा करना भी गलत हो जाता है ना? तो बिल्कुल। आर्थिक सलाहकार चुनें, ज़रूर चुनें, लेकिन किस तरह का आर्थिक सलाहकार चुनें? अगर रिश्तेदारों, दोस्तों की बातों में नहीं आना है, तो ये तो एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए बहुत नया होगा, है ना? तो कैसे चुनाव करें? तो मैं पहले इस सवाल का जवाब देती हूँ, फिर हम एलिमनी और जी, क्लेम वाले जी, मैनेजमेंट पे आते जी। हैं। तो हुँ, आर्थिक सलाहकार जब आपको चुनना है, तो पहला जो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए जो आपको देखना है, वो है कि क्या ये सलाहकार इस सलाहकार की आमदनी किस चीज़ से जुड़ी है? क्या उनकी आमदनी, उनकी जो आय है, वो मुझे सलाह देने से जुड़ी है या मुझे प्रोडक्ट बेचने से जुड़ी है? तो ये जो डिफरेंस है, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेचने से जुड़ी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। तो इसलिए शुरुआत में ही आपको ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है सामने वाले से कि आप जो सलाह दे रहे हैं, तो आपको आय कहाँ से मिल रहा है? आपकी आमदनी कहाँ से आ रही है? दूसरा, इस चीज़ में बहुत देखना ज़रूरी है कि क्या ये इंसान आपके लिए सब कुछ सिम्प्लीफाई करके दे रहा है? क्या वो आसान बना रहा है? क्या वो आपके लिए सरलता से आपको ये चीज़ समझा पा रहा है? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, कविता, आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट बनाते हैं। तो क्या ये सलाहकार मेरे लिए सब आसानी से मुझे समझा सकता है? क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उनसे एक सर्विस ले रहे हैं और वो सर्विस लेने के लिए आपको आपकी हित होनी चाहिए उसमें। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि क्या वो आपके साथ पेशेंटली बैठ के आपको गहराई से सुन रहा है कि नहीं? या सुन रही है कि नहीं? आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ऐसी भी हैं, जो बहुत सारी महिलाएँ भी हैं इस फील्ड में, तो आप महिलाओं से भी जुड़ सकते हैं और बहुत सारी महिलाएँ आपके लिए सपोर्ट नेटवर्क भी अवेलेबल है, जैसे वुमनिस्टा है, हम भी हैं, नर्डी बर्ड भी है, जहाँ हम लेडीज़ की हेल्प करते हैं इस चीज़ में और आपको सपोर्ट देते हैं ताकि आप इस चीज़ में पहले कॉन्फिडेंट खुद हो जाएँ, फिर जाके आप सलाहकार से बात कर सकते हैं या प्रोडक्ट बेचने वालों से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बारी आती है उस पैसे की जो शायद आपको लमसम में मिले हों। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य, और साथ ही किस तरह के आर्थिक लक्ष्य जो है आप अपने बच्चों के लिए बांधना चाहती हैं। मेरे ख्याल से शिल्पा, एक होमवर्क करने की ज़रूरत होगी इससे पहले कि आप इन पैसों को कहीं निवेश करें, क्योंकि ये सिर्फ एक निवेश करने की बात नहीं है। हो सकता है बहुत सारे केसेस में ये वो रकम भी हो जिस पर आप आश्रित हो, अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए हो सकता है कि इन पैसों पर आप आश्रित हो, है ना शिल्पा? तो कैसे इस पैसे को सही जगह हम निवेश करें ताकि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाए और साथ ही कोई निवेश रणनीति अगर अपनानी हो तो वो भी किया जा सके? तो
पहले इस फाइनेंशियल प्लानिंग में ये देखना ज़रूरी है कविता, बिल्कुल पहला जो आपका प्राथमिक बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो है कि जो मेरे रोज़ के खर्चे हैं, वो कहाँ से निकलने वाले हैं? क्या मैं आमदनी इतना कमा सकती हूँ जिससे मैं अपने डेली खर्चों का, अपने मंथली खर्चों का पूरा मीट कर पाऊँ? तो ये सबसे नंबर 1 पॉइंट है और ये पैसे आपके वो जो लमसम मनी है, उससे आइडियली नहीं आने चाहिए। इसके लिए आप ये सोचिए कि आप एक रेगुलर इनकम कैसे या आमदनी कैसे कमा सकती हैं और उससे आप इन खर्चों को कैसे निकाल सकती हैं। और इसके लिए एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है कि एक पूरे साल में आपके क्या-क्या खर्चे आने वाले हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा खर्चा होगा कि अगर आपको नौकरी पे जाना है, तो आपके बच्चों का ख़्याल रखने के लिए डे केयर फैसिलिटी या किसी नैनी या किसी को रखने के लिए कितना खर्चा होगा, तो इसका भी आप बजट लगाइए और बजट बनाने के बाद ये सोचिए कि अभी ये पैसे कहाँ से आएँगे और इसके लिए मैं कैसे कमाऊँगी। तो ये नंबर 1 पॉइंट है। इसके अलावा ये जो लमसम पैसा है, इसके लिए आपको थोड़ा ये सोचना है कि मेरे गोल्स क्या-क्या हैं? अभी भविष्य में मेरे क्या-क्या लक्ष्य हैं? शॉर्ट टर्म में क्या लक्ष्य हैं? मीडियम टर्म में क्या लक्ष्य हैं? और लॉन्ग टर्म में क्या लक्ष्य हैं? और इसमें हो सकता है कि आपके बच्चों की पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य हो आपके लिए, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कुछ-कुछ इन पैसों को लेके आपको सेट असाइड करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके बच्चों की शादी भी हो सकती है, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो भी ख़्याल आपके दिमाग में आ सकता है कि उनकी शादी का भी खर्चा मैं निकालना चाहती हूँ, तो वो भी आप साइड में रखना चाहेंगी। अभी इन सभी बातों के अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है, वो है आपका खुद का सिक्योरिटी और आपकी ओल्ड एज सिक्योरिटी। अभी बाद में प्रॉब्लम ये है कि एज़ लेडीज़, एज़ महिलाएँ हम लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचने में इतने बिज़ी रहते हैं कि अपने बारे में नहीं सोचते। तो आप अपने बारे में भी सोचिए और थोड़ा-सा पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म निवेश में लगाइए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़रूरी लक्ष्य है जिसके लिए हम लोग नहीं बचाते पैसे और नहीं निवेश करते। तो प्लीज़ इसके बारे में भी सोचिएगा और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले लीजिएगा अपने लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों के लिए, आपके डिपेंडेंट्स के लिए वो जो निर्भरता है आप पे, आपके आमदनी पे, उसके लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम में आ सकता है। कविता। ऑलराइट, मेरे ख्याल से एक और एस्पेक्ट शिल्पा जिस पर शायद आप फोकस करना चाहेंगी वो है सही तरह का इंश्योरेंस, क्योंकि हो सकता है अगर ऐसे केस में जहाँ पर आपके पति का देहांत हो चुका है, तो और अगर आप वो शख्स हैं जो कि अब कमाना शुरू कर रही हैं या आप वो ऐसी शख्स हैं जिनके ऊपर बच्चे आपके डिपेंडेंट रहेंगे फाइनेंशियली, तो अपने लिए एक तो आप लाइफ इंश्योरेंस लें, फिर उसके बाद देखें कि आप सब जो है एक हेल्थ प्लान के तहत कवर है या नहीं है। उसके अलावा हो सकता है एक शायद पर्सनल एक्सीडेंट कवर जस्ट इन केस लॉस ऑफ इनकम के लिए आप लेना चाहें। तो इंश्योरेंस को कैसे आपको अपनी लिस्ट में प्राथमिकता देनी चाहिए इस पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में, बिकॉज आपका रिस्क कवर और अपनी ज़िंदगी का कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला रूल ही यही है। बताएं। बिल्कुल। थैंक यू ये बात उठाने के लिए कविता। सब निवेश करने के पहले आप ये जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे निवेश का जो पैसा है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच बना के रखें। और ये सुरक्षा कवच क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान लीजिए कोई अचानक बड़ा-सा खर्चा आ जाए जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया हो, तो वो खर्चा आपके निवेश वाले पैसों को नहीं खा जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके निवेश के पैसे घटने लगे इन अचानक जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी वजह से। तो ये अचानक जो एक्सपेंसेस आते हैं, ये जो जोखिम होते हैं, ये क्या-क्या है पहले ये समझना ज़रूरी है। तो इसमें कविता आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखें। 3 से 6 महीने का जो आपका महीने का खर्चा है, वो आप अलग करके एक बिल्कुल लो रिस्क, लो रिटर्न, बिल्कुल कम जोखिम वाले इंस्ट्रूमेंट में आप इन पैसों को अलग करके रखें। इसके बाद आप एक हेल्थ कवर लीजिए जिसमें सिर्फ आप ही नहीं कवर्ड हो, लेकिन आप और आपके बच्चे एक फैमिली फ्लोटर कवर में भी आप ले सकते हैं, जिससे आप सभी पूरी फैमिली कवर हो सकती है। और इसका भी एक अमाउंट आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या आपके टाउन में अस्पताल का जो बड़ा खर्चा है, जहाँ एडमिट होना पड़े, तो ये जो बड़ा खर्चा है, ये कितना अमाउंट तक जा सकता है। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किस टाइप का खर्चा होता है हेल्थ को लेके, और उस हिसाब से आप एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी लीजिए। तीसरा जो बड़ा जोखिम है वो डेफिनिटली आपका लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ का जोखिम हो सकता है कि आपको कुछ हो जाए
तो आपके बच्चे क्या करेंगे? उनके जो लक्ष्य हैं, उनकी एजुकेशन हो सकती है, उनका मैरिज हो सकता है और उनके जो डे टू डे खर्चे होते हैं, महीने के महीने खर्चे होते हैं, क्या वो आप एक लाइफ इंश्योरेंस कवर के थ्रू कवर कर सकते हैं? ये 3 मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कवर है। और जैसे आपने कहा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी लीजिए क्योंकि उससे आपको डिसेबिलिटी कवर मिल सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि वो आप इन तीनों के बाद सोचेगा कि प्रायोरिटी मैं उसको 4th दूँगी इन चारों चीज़ों में। ऑलराइट शिल्पा, सिंगल मदर्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के रास्ते में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से पहले तो अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाएं कि आप ये कर सकती हैं और उसके बाद जैसे ही आप ये मन बना लें तो मेरे ख्याल से रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, बस एक कदम रखने की देरी होती है, जिसके लिए हमने आज आपकी सहायता की है शिल्पा के साथ। शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला इस बेहद खास पेशकश के लिए।